चलिए एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करते हुए किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने का एक फार्मूला फाइंड आउट करना है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 मान लें। इसमें क्या कहता है फाइंड एन इक्वेशन और फार्मूला, फाइंड एन इक्वेशन और फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड of a simple पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। हमें और कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, केवल ये दिया हुआ है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसके टाइम पीरियड का इक्वेशन या फॉर्मूला फाइंड आउट कर लीजिए, जिससे हम टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकें। तो हमें ये तब यूज कर पाएंगे जब हमें सिंपल पेंडुलम के केस में उसका टाइम पीरियड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ये मालूम हो। तो क्लास 9th में हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल पेंडुलम के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और ये जानकारी हम लोग के पास है, जो कि क्लास 9th में हम लोग ने सीखा था। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सिंपल पेंडुलम क्या होगा कि अगर हम एक स्ट्रिंग से अगर किसी मेटेलिक बॉब को सस्पेंड कर दें, बांध दें और उसे सीलिंग में इस ढंग से लटका दें, लटकाने के बाद अगर हम इस पेंडुलम को क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम शिफ्ट करें, इसको उठाकर यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको पकड़ के यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, तो ये पेंडुलम कुछ इस ढंग का दिखेगा। और जब हम इसको छोड़ते हैं, इसको पकड़ के खींचा और खींचने के बाद इसको हमने क्या किया, यहाँ रखने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या देखते हैं कि यह पेंडुलम, ये बॉब जो है इधर से मूव करते हुए आता है और फिर इधर की तरफ बढ़ता है, और ये पेंडुलम कुछ इस ढंग से कुछ समय के बाद हमें दिखाई देता है। और फिर ये इधर आने के बाद फिर ये इधर की तरफ मूव कर जाता है। जब ये मूव करेगा तो इस केस में इसका एक ऑसिलेशन, यानी यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ छोड़ा गया, तो ये यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो इसको हम बोलते हैं वन टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला निकालना है। तो टाइम पीरियड ये किस पर डिपेंड करेगा, ये दिया हुआ नहीं है। तो ये हम मानकर चलते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसी पर ये डिपेंड करता है। तो हम मानकर चलेंगे क्योंकि ये पेंडुलम का स्ट्रिंग है जिसका लेंथ L है, ये बॉब है जिसका मास m है, और जब हम इस बॉब को छोड़ते हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में ये ऑसिलेट करता है। तो हम मानकर चलेंगे इसका जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करेगा इसके मास पर, इसके लेंथ पर, और साथ ही साथ इसके ग्रेविटेशनल, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पे, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो हम लेके चलते हैं कि लेट, क्या मानेंगे, लेट द टाइम पीरियड of the simple pendulum, time period of simple pendulum depends, किस पर डिपेंड करेगा, ये सिंपल पेंडुलम के डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम का मास ये कितने के बराबर है, स्मॉल m के बराबर है। दूसरा क्या है, ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इस पेंडुलम के लेंथ पर डिपेंड करेगा।
पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम के लेंथ पर डिपेंड करेगा। ये हो गया एल, और किस पर डिपेंड कर रहा है, एंड ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल जी पर ये डिपेंड कर रहा है, ये हमने मान लिया। क्योंकि जो सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन है वह सिंपल पेंडुलम के कंस्ट्रक्शन और जिसके प्रभाव में यह ऑसिलेट करता है उस पर डिपेंड कर सकता है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्लास 9 से है, या फिर हमें लगता है कि ये इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे। तो लेट टाइम पीरियड क्या होगा, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है, हमने मानकर चला है कि मास ऑफ द पेंडुलम पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पेंडुलम, और मास पेंडुलम पर डिपेंड कर रहा है, तो अगर उस फॉर्मूले में मास आता है तो स्क्वायर के रूप में आएगा, या अंडर रूट के रूप में आएगा, या क्यूब के रूप में आएगा, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम लिखते हैं कि टाइम पीरियड मास के पावर ए पर डिपेंड करता है। अगेन क्या लिख सकते हैं, एंड लिख सकते हैं कि यही टाइम पीरियड फिर डिपेंड कर रहा है किस पे, ये डिपेंड करता है ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जो पेंडुलम की लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, ये हमने माना है। तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और लेंथ किस फॉर्म में आएगा, पावर बी के रूप में आता है फॉर्मूले में। और तीसरा है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी पर डिपेंड करता है, और किस फॉर्म में डिपेंड करता है, पावर सी के रूप में डिपेंड करता है। देखते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का पावर ए, एल का पावर बी, एंड जी का पावर सी। ये लिखने का तरीका है, तीनों का रिलेशन हमें डिपेंडेंसी मालूम होगी। फर्दर हम लिख सकते हैं, बराबर का साइन देंगे तो ये रिलेशन इक्वेशन के रूप में बदलता है, इक्वेशन के रूप में बदल देंगे, एक कांस्टेंट लिखेंगे के, और ये हो जाएगा m का पावर a, l का पावर b, g का पावर c, और वेयर की आइडेंटिटी क्या है, k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम क्या करेंगे कि दोनों इस इक्वेशन को हम मानकर चलते हैं कि यही टाइम पीरियड का इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए। अब हमें करना क्या है कि ये पावर ए, बी और सी को फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन 1 में अगर इक्वेशन सही है तो इसको डायमेंशनली करेक्ट भी होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे जाएंगे। राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बैठेगा, देखिए ये टाइम है तो टाइम के लिए क्या हो जाएगा टी, लेकिन इसके साथ मास और लेंथ नहीं है, हम उसको शामिल करना चाहते हैं, तो इसको हम लिखेंगे m का पावर 0, l का पावर 0 और टाइम का पावर 1। टाइम पीरियड कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट मान लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये हो गया मास, तो मास का हो जाएगा कितना, पावर a, ये हो गया लेंथ, तो लेंथ का पावर हो जाएगा b, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इट इज अ एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का
डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2 टू पावर कितना है C, तो हम यहाँ C लिखते हैं। यहाँ पर पावर क्या अंडरस्टूड है 1, यहाँ पर पावर अंडरस्टूड है 1, यहाँ का पावर अंडरस्टूड है 1, ये सारे पावर्स 1 अंडरस्टूड है। अब आप क्या करेंगे कि दोनों साइड के डायमेंशंस इक्वेट कीजिए, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूले के अनुसार दोनों के डायमेंशंस, दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, सेम होंगे। अब हमें करना क्या है कि इक्वेटिंग क्या करना है, इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के डायमेंशंस को इक्वेट करना है। तो क्या करेंगे, 0 है m का डायमेंशन कितना है 0, इधर m का कितना है, और एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। चलिए हमने लिखा है, डायमेंशन फॉर्मूला लिख चुके हैं, अब आगे और लिखेंगे, इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसको करते हैं m0 L0 t का पावर 1, इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू, ये सारे के ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, तो इसको लिखेंगे m a मल्टीप्लाइड बाई 1, ये होगा m का पावर 1, ये l का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई पावर b, तो ये हो जाएगा एल बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b बनेगा। फिर आइए इसके ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, तो c को मल्टीप्लाई करेंगे, l का पावर है 1 और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा l का पावर c, और ये बनेगा t का पावर -2c। एक स्टेप और बढ़िए, m0 L0 t का पावर 1, और इस साइड में आप करेंगे तो m का पावर a, अब l का पावर क्या होगा, ये हो गया l, ये हो गया पावर b, ये हो गया प्लस c, और b प्लस c, और ये हो गया टाइम, टाइम का पावर हो जाएगा -2c। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूले दोनों साइड के क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब हम करते क्या हैं, इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड के डायमेंशन को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। कितना कितना होगा, देखिए m का पावर कितना है 0, और m का डायमेंशन कितना है, यानी पावर कितना है a के बराबर, तो a का वैल्यू आ गया 0। फिर आइए l का पावर है 0, डायमेंशन है कितना 0, और राइट हैंड साइड में l का डायमेंशन कितना है b प्लस c, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। और एक चीज और देख रहे हैं, ये t है, t का डायमेंशन है 1, और इधर t का डायमेंशन है -2c, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमें चाहिए a b और c, जो अननोन है a b और c, इसका वैल्यू चाहिए। a का वैल्यू तो मालूम हो गया, अब हमें चाहिए b और c का वैल्यू। तो इक्वेशन 2 और 3 दिख रहे हैं। अब जरा देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 3, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको लेकर चलें 1 इजकल टू -2c, तो c इजकल टू कितना लिख सकते हैं 1/2, क्वेश्चन नंबर 4, c इजकल टू -1/2 लिख सकते हैं। तो c का वैल्यू मालूम हो गया। अब हमें चाहिए b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कैसे मिलेगा, b का वैल्यू हम ले सकते हैं कैसे, b का वैल्यू हम लेंगे, b का वैल्यू ऐसे लीजिए, फ्रॉम 4 इक्वेशन 2
बिकम्स, इक्वेशन नंबर 4 का यूज करें इक्वेशन नंबर 2 में तो क्या होगा। इक्वेशन नंबर 2 कहता है 0 इजकल टू बी प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 और बी प्लस सी का वैल्यू कितना है -1/2, तो इसको लिख सकते हैं 0 बी, ये प्लस और -2, अब इसको इस साइड ले आएंगे तो ये होगा 1/2 इजकल टू बी, यानी हमें मालूम हो गया 1/2 इजकल टू कितना, बी का फॉर्मूला, बी का वैल्यू कितना आया 1/2, ए का वैल्यू आया 0 और सी का वैल्यू आया 1/-1/2। अब हम क्या करेंगे कि हमें वैल्यूज मालूम हो गए, तो अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, इक्वल टू के एम का पावर ए, एल का पावर बी, जी का पावर सी, इतना था। तो अब क्या करेंगे, टी इजकल टू के, एम का पावर कितना है ए, और ए का वैल्यू कितना आया है 0 आया है, इसको लिखेंगे इजकल टू 0, एल, एल का पावर कितना आया है, एल का वैल्यू था बी, और बी का वैल्यू कितना था 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और जी, जी का पावर कितना है, जी का पावर है सी, तो सी के लिए वैल्यू है -1/2, एम का पावर 0, यानी एम इसमें है ही नहीं, तो अब हो जाएगा एल का पावर हाफ, और इधर लाएंगे जी का पावर हाफ, नीचे हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा नीचे, ये जी नीचे आएगा, माइनस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और टाइम पीरियड टी हो जाएगा कि, अब इसको हम लिख सकते हैं L/G ओवर ऑल पावर 1/2, और अब हम क्या लिखा सकते हैं इसको, T इजकल टू के, इसका मतलब हुआ अंडर रूट, ये हो जाएगा L/G। एक्सपेरिमेंटली अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोग आगे करेंगे इस क्लास में, तो के का वैल्यू कैलकुलेट होकर आता है 2π के बराबर, और इस तरह से ये टाइम पीरियड का वैल्यू हो जाएगा 2π अंडर रूट L/G। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं। उसमें ध्यान यही रखना है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ, या जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम फार्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वह किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर सकता है। अगर ये मालूम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरह के बहुत सारे अननोन क्वांटिटीज़ हैं, उसको हम लोग निकाल सकते हैं, मेथड यही रहेगा।